दोस्तों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं लेबर लॉ 1। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू पे माई ग्रेटिट्यूड टू असिस्टेंट प्रोफेसर मीना कुमारी मैम एंड ग्रहनंद सर। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई एम गोइंग टू शेयर माई नॉलेज विद यू पीपल। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक टॉपिक नंबर 2 विच इज ट्रेड यूनियन डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहाँ से लगभग 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। एंड टॉपिक नंबर 3 दैट इज इम्यूनिटी, क्रिमिनल एंड सिविल। यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और ये दोनों ही टॉपिक द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से कवर करता है। तो हम लोग सबसे पहले चालू करने वाले हैं द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल तभी हो पाएगा यदि आप अपने साथ बैरक, कॉपी और कलम लेकर के रखेंगे, ताकि जो भी बातें बताई जा रही है और जहां बैरक पढ़ा जा रहा है आप वहां से उसे मैच करें। उस वक्त अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बनेगी। जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसे आप नोट डाउन करते चलें, तो ही इस वीडियो का फायदा आपको हो पाएगा। अदरवाइज इस वीडियो में इतना सारा डेटा और इतनी सारी बातें हैं कि बाद में वो आपके माइंड से स्किप कर जाएगी। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक नंबर 2 आपके सिलेबस का है द ट्रेड यूनियन डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ डेफिनेशन को, दैट इज गिवन अंडर 2G ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है। उसका हम लोग देखेंगे ट्रेड यूनियन क्या होता है अंडर 2H। उसका अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोविजन टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, कि किस किस प्रोविजंस को कंटेन किया जाएगा ट्रेड यूनियन के रूल्स में, उसके बारे में है एक लंबा लिस्ट है। देन पावर टू कॉल फॉर द फर्दर पर्टिकुलर्स एंड द रिक्वायर्ड अल्टरेशन ऑफ नेम। उसके बाद ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। देन सेक्शन 9 कहता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेक्शन 10 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किस ग्राउंड पर हो सकता है, और जब कैंसिलेशन होता है तो उसके लिए अपील हम लोग सेक्शन 11 में देखेंगे कि कैसे किया जाता है। देन सेक्शन 12 बहुत छोटा है। सेक्शन 13 बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। सेक्शन 14 यहाँ मेंशन नहीं है बट उसकी चर्चा इन बिटवीन ही हो जाएगी। सेक्शन 15 उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेड यूनियन के पास फंड आता है उस फंड का यूज किस तरीके से लीगल मीन्स के लिए किया जाता है। उसका सेक्शन 22 की ऑफिस बेरर की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। ये टॉपिक नंबर 2 में आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। देन उसके बाद टॉपिक नंबर 3 जो है दैट इज इम्यूनिटी, बहुत छोटा ही टॉपिक है जिसमें सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 की चर्चा की गई है with reference to section 120A of IPC and section 120B of IPC, और मेनली इसमें सेक्शन 120B की चर्चा की गई है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग चालू करते हैं। टॉपिक पे आने से पहले हम लोग एक बार देखेंगे कि आखिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्यों चालू हुआ, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ट्रेड यूनियन का हिस्ट्री चालू होता है 1890 में, लेकिन इस वक्त फॉर्मल तरीके से ट्रेड यूनियन सामने नहीं आया था। इस वक्त एक एसोसिएशन होता है दैट इज बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, और ये एसोसिएशन बेसिकली बॉम्बे मिल वर्कर्स का था। अगर ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देखें तो ये एसोसिएशन सिर्फ एसोसिएशन था, ट्रेड यूनियन नहीं बन पाता है। लेकिन हर चीज का एक बीजारोपण होता है और ट्रेड यूनियन की शुरुआत यहाँ से ही मानी जाती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद आता है 1914 का टाइम, जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 होता है। वर्ल्ड वॉर 1 1918 में समाप्त होता है और इसके समाप्ति के साथ ही देश में बहुत तरह की समस्याएं आती है। फर्स्ट उस वक्त दिखता है पॉलिटिकल एजिटेशन तो चल ही रहा था, साथ में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण इंडियंस के ऊपर काफी मात्रा में टैक्स लाद दिया गया था। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी थी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग और पॉलिटिकल अपसर्ज, इन दोनों का परिणाम ये होता है कि यहाँ इकोनॉमिक डिसकंटेंट चालू हो जाता है। और साथ ही साथ उस वक्त इंडस्ट्री की हालत भी अच्छी नहीं रहती है, तो इंडस्ट्री में अनरेस्ट की सिचुएशन आ चुकी होती है। इकोनॉमिक डिसकंटेंट और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट की वजह से वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं होती है और वर्कर्स स्ट्राइक पे जाना चालू कर देते हैं। और ये माना जाता है उस वक्त कि जैसे ही वर्कर स्ट्राइक पे जाना चालू किए तो उन्हें अपनी राइट समझ में आ चुकी थी, बिकॉज इस स्ट्राइक के माध्यम से वो लोग अपने बहुत सारे डिमांड को मनवाने में सक्सेसफुल हो जाते थे, और यहीं से कहा जाता है लेबर कॉन्शियसनेस की शुरुआत होती है। देन आता है 1999, जिस वक्त इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हो चुका था। तो इस लेबर कॉन्शियसनेस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वजह से जो भी वर्कर्स मूवमेंट था उसमें काफी तेजी देखी गई। इंडिया में भी बहुत सारा एसोसिएशन फॉर्म होता है, कुछ ट्रेड यूनियंस बनते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है 1920 में, दैट वाज मद्रास टेक्सटाइल लेबर यूनियन। इसमें होता ये है कि इन लोगों ने कुछ वर्कर्स को इंड्यूस किया था
ताकि दे कैन ब्रेक देयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू रिटर्न टू वर्क। एज ए रिजल्ट इस ट्रेड यूनियन के खिलाफ केस फाइल की जाती है, जहां ये पाया जाता है कि इनकी एक्टिविटीज बोनाफाइड थी। स्टिल जो इनके ऑफिशियल्स थे उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। उस वक्त एक पर्सन हुआ करते थे एनएम जोशी, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्हें ये बात रास नहीं आई। उन्होंने इस बात को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा कि ट्रेड यूनियन के राइट्स और वर्कर के राइट्स के लिए कुछ किया जाए। इस बात का एम्प्लॉयर्स के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध किया गया और यही कारण है कि लगभग 5 साल और 6 साल के मशक्कत के बाद 1926 में द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट पारित होता है, जो 1 जून 1927 से लागू हो जाता है। तो ये था बैकग्राउंड ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बेरेट के प्रोविजंस पे और अपने सिलेबस पे। फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों के सामने सेक्शन अंडर 2G ट्रेड डिस्प्यूट आता है। ट्रेड डिस्प्यूट के प्रोविजंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो अपर पार्ट है ये बताता है ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है उसके बारे में, एंड जो लेटर पार्ट जो है वो बताता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कमैन। तो यहाँ इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में वर्कमैन का भी डेफिनेशन शामिल किया जाता है और यहाँ से बराबर क्वेश्चन आता है, तो आप इसे ध्यान से सुने। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है एनी डिस्प्यूट, और इस डिस्प्यूट में सबसे पहले दिखाया है कि किसके किसके बीच में डिस्प्यूट होता है। तो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, फर्स्ट पार्टी एम्प्लॉयर हो सकता है, सेकेंड पार्टी वर्कमैन, या फिर वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, या एम्प्लॉयर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो ये पार्टी के बीच में रिलेशन को पहले बताता है, देन ये बताता है कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या कंडीशंस ऑफ लेबर और एनी अदर पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा एम्प्लॉयमेंट तो समझ में आता है, वर्कमैन के लिए यहाँ बात हो जाएगी। नॉन एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? नॉन एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो सारे वर्कमैन जिनको अपने जॉब से या तो डिसमिस कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है या रिट्रेंच कर दिया गया है, वो लोग नॉन एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, बट वर्कमैन के डेफिनेशन में वो लोग फॉल करते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट कि ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है, जिसमें सबसे पहले बताया गया था रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, एंड सेकंड बताया गया था नेचर ऑफ डिस्प्यूट। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट दैट इज लेटर पार्ट जो कहता है दैट गिव्स डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। इसमें कहता है ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ट्रेड और इंडस्ट्री, मतलब वो सारे लोग जो ट्रेड और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं वो सारे के सारे लोग वर्कमैन में आ जाएंगे। ये डेफिनेशन अपने आप में एक ब्रॉड डेफिनेशन है। उसके बाद कहता है ये वर्कमैन वो हो सकते हैं जिनका ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है, और जरूरी नहीं है कि ये ट्रेड डिस्प्यूट उनका उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से चले जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं। इसी कारण कहा गया है पर्सन विद हुम ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेस, एम्प्लॉयमेंट विद द एम्प्लॉयर, और हो सकता है एम्प्लॉयमेंट विद द अदर एम्प्लॉयर। दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्प्यूट हो सकता है वर्कमैन के द्वारा। आइए अब हम लोग देखते हैं बेरेट के प्रोविजंस को। एज पर सेक्शन 2G ट्रेड डिस्प्यूट मीन एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, जो बताया गया कि पहले रिलेशन बताया जाता है किसके किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स विच इज कनेक्टेड विद, और कनेक्टेड विद का मतलब यहाँ हो गया कि किस कंसर्न में ट्रेड डिस्प्यूट रेज किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका कहता है एंड वर्कमैन मींस ऑल द पर्सन एम्प्लॉयड इन द ट्रेड और इंडस्ट्री वेदर और नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर with whom the trade dispute arises। तो यहाँ से आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट इसका बताता है what is trade dispute एंड सेकंड पार्ट बताता है what is the meaning of workman। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेड यूनियन का विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2H। ट्रेड यूनियन का मतलब बताता है इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन किसका होगा, टेम्पररी या परमानेंट वेज अर्नर का। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, इनका कॉम्बिनेशन ट्रेड यूनियन को फॉर्म करता है। सेकेंड जो इसका इंग्रेडिएंट्स कहता है दैट इज पर्पस ऑफ फॉर्मेशन, और पर्पस ऑफ फॉर्मेशन जो होता है इसका मेनली 2 पर्पस होता है, जिसमें प्राइमरी पर्पस होता है इसका रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन पार्टीज, और इसमें पार्टीज कौन कौन है, वर्कमैन एम्प्लॉयर, वर्कमैन वर्कमैन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, इनके रिलेशन को रेगुलेट करने का काम करता है ट्रेड यूनियन। जो इसका सेकेंड पर्पस होता है दैट इज इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड बिजनेस, कि ट्रेड और बिजनेस के कंडक्ट पर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन इम्पोज किया जाता है। देन नेक्स्ट कहता है इसमें ट्रेड यूनियन इंक्लूड्स फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन। अब जो इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है दैट इज एनी कॉम्बिनेशन, यहाँ कॉम्बिनेशन वर्ड यूज किया गया है, एसोसिएशन या फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, बिकॉज कॉम्बिनेशन का सेंस ब्रॉड होता है जबकि एसोसिएशन या फेडरेशन का सेंस नैरो होता है। ट्रेड यूनियन पे ट्रेड यूनियन का एक्ट तो अप्लाई होता है, बट सर्टेन एक्ट विच आर नॉट अप्लाइड ऑन ट्रेड यूनियन एंड दीज आर
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड द कंपनीज एक्ट 1956 अप टू 2013 आ चुका है। तो ये तीनों एक्ट ट्रेड यूनियन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, यदि कोई ट्रेड यूनियन इन तीनों में से किसी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया जाता है तो वो वाइड होगा। इसका मतलब अगर कोई ऐसा एसोसिएशन या एक ऐसा यूनियन जो कहता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया गया है या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया गया है या कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाया गया है, वो कभी भी ट्रेड यूनियन नहीं होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर करवा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका वो एसोसिएशन ट्रेड यूनियन बने और उस कंडीशन में रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर करने से मना कर देता है, तो इसमें आपका क्या जवाब होगा? तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में कवर है और उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसे कभी भी इस एक्ट के तहत प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। और इसी कारण कुछ केसेस था जिस केस के वर्डिक्ट का निचोड़ ये है कि वो सारा एसोसिएशन जो ट्रेड यूनियन नहीं हो सकता है, उसमें पहला आपको आता है कि मान लीजिए कॉपीराइट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोगों ने एसोसिएशन बनाया, तो क्या वो ट्रेड यूनियन में आएगा? तो आंसर है इसका नहीं। यदि सिविल सर्वेंट्स लोग मिल करके कुछ यूनियन बनाते हैं तो क्या वो ट्रेड यूनियन के रूप में उसे रजिस्टर करवा सकते हैं? नो। और वैसा फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी ट्रेड यूनियन में शामिल नहीं होगा। तो ये बातें थी ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस ऐसा है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी IPR वाले वीडियो में सुना और देखा होगा, तो वहां आपको सिमिलरिटी मिलेगी जब आप इसमें चीजों को देखेंगे। तो फर्स्ट आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर आपका एक टर्म यूज होगा दैट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और इसे मैं AG से डिनोट करूंगा। तो जहां भी AG लिखा रहेगा उसका मतलब आप जान जाइएगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है, चाहे वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हो या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हो, दोनों ही जगह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की जाएगी। तो सेक्शन 3 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, और यही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार का भी अपॉइंटमेंट करती है। और इसके अपॉइंटमेंट का पर्पस ये होता है ताकि ये लोग रजिस्ट्रार के पास जो भी पावर या फंक्शन उनका है उसे एक्सरसाइज और उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज कर सके। लेकिन जब भी एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्यूटी रजिस्ट्रार काम करेंगे दैट वुड बी अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बाय ऑर्डर ये स्पेसिफाई करेगी और डिफाइन करेगी कि व्हाट वुड बी द लिमिट ऑफ एडिशनल रजिस्ट्रार एंड डिप्यूटी रजिस्ट्रार, और ये किस तरीके से अपने पावर और फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे एंड एक्सरसाइज करेंगे। जब भी एडिशनल रजिस्ट्रार एंड डिप्यूटी रजिस्ट्रार पावर एंड फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे होंगे तो ये माना जाएगा कि वो रजिस्ट्रार के रूप में काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। नाउ सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि किस तरीके से एक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ट्रेड यूनियन कितने तरह का होता है। 3 तरह का ट्रेड यूनियन हो सकता है। फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन एंड थर्ड अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। इन तीनों में इनके कैरेक्टर को लेकर के बेसिक डिफरेंस होता है और प्रिविलेजेस को लेकर के डिफरेंस होता है। इसमें रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के पास ज्यादा प्रिविलेजेस होता है इन कंपैरिजन टू अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ये बताता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन, जिसमें सबसे पहले बात की जाती है कि किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से पहले जरूरी है कि सब्सक्राइबर होना चाहिए जो उस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लिए सब्सक्राइब करेंगे और अपना सिग्नेचर वहां देंगे। इस सब्सक्राइबर के लिए मिनिमम नंबर जो है दैट इज 7 से कम होने पर वो ट्रेड यूनियन कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। इनफैक्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी शायद एक्सेप्ट ना किया जाए। तो एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करवाने के लिए और ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाने के लिए मिनिमम सब्सक्राइबर की संख्या 7 है। और जो भी वर्कमैन इस ट्रेड यूनियन में मेंबर होंगे उनके लिए जरूरी है या तो वो इंगेज्ड हो या एम्प्लॉय हो उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में जिससे ये ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है या कंसर्न रखता है। इसके बाद कहा जाता है कि ट्रेड यूनियन में मिनिमम कितने लोग ऐसे होने चाहिए जो इन एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में इंगेज्ड या एम्प्लॉयड हो। इसके बारे में कहा जाता है कि जितना भी मेंबर हैं उनका या तो 10% या 100 मेंबर्स, इस दोनों में से जो कम होगा वही संख्या हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल इंगेज्ड एंड एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्री ऑफ द कंसर्न ट्रेड यूनियन। और जब आप सेक्शन 9 कैपिटल A पढ़ेंगे तो पाएंगे वहां पर इसके बारे में इन डिटेल दिया हुआ है, जहां बताया जाता है कि मिनिमम तो 7 नंबर होना ही चाहिए। अब जैसे मैं इसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बताता हूं इसका मतलब क्या है कहने का। सपोज मान लीजिए एक ट्रेड यूनियन है जहां 1200 मेंबर्स हैं, तो एज पर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 ये कहता है इसका 10% हुआ 120 मेंबर्स, जबकि यहाँ कहा जा रहा है 100।
इसका मतलब 100 और 120 में जो मिनिमम होगा उतने मेंबर कम से कम होने चाहिए उस एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड या इंगेज्ड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन में 800 मेंबर्स हैं, इसका 10% हुआ 80। अब हम लोग देखते हैं कि 80 और 100 में सबसे कम कौन है, विच वन इज लेसर, वो होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी इंगेज्ड एंड एम्प्लॉय इन पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री। तो यहाँ पर संख्या 80 हो गया। अब सपोज मान लीजिए 100 मेंबर्स ही है किसी ट्रेड यूनियन में, तो 10% हो गया 10, तो इसका मतलब हो गया 10 और 100 दोनों में जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज 10। तो रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 10% आउट ऑफ 100% एम्प्लॉयड होने ही चाहिए, इंगेज होने चाहिए उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री जिससे कि ये ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है। एंड एज पर सेक्शन 9A कहता है कि ये नंबर कभी भी 7 से कम नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 क्या कहता है। ये कहता है कि सपोज मान लीजिए जिस वक्त ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई किया गया था उस वक्त 100 लोग थे, इन लोगों ने साइन किया उस फॉर्म के ऊपर ताकि ट्रेड यूनियन रजिस्टर किया जाए। कुछ समय के बाद क्या होता है, इसमें से कुछ लोग अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं अपने आप को ट्रेड यूनियन के साथ एसोसिएट करना। तो इस कंडीशन में अगर वो इन राइटिंग रजिस्ट्रार को लिख करके देते हैं कि वो इससे डिसोसिएट होना चाहते हैं, अगर विड्रॉ करने वाले लोगों की संख्या मोर देन 50% अगर हो जाती है तो फिर ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज 100 था, अगर 40 लोग मूव आउट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में 60 बच गए, ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इससे 55 लोग बाहर निकल जाते हैं तो रिमेनिंग 45 मेंबर्स यहाँ बचते हैं, इस कंडीशन में ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन देने वक्त जितने लोग थे उसके मिनिमम 50% लोग रहने ही चाहिए जब तक कि ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ना हो जाए। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 कहता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और इस सेक्शन में बताया जाता है कि किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट आप लोग पहले देख चुके हैं, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 5 कहता है कि किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एप्लीकेशन दिया जाना चाहिए एंड दैट इज टू रजिस्ट्रार। उस एप्लीकेशन के साथ एक रूल की कॉपी भी आपको देनी पड़ेगी, और इस रूल के बारे में चर्चा किया गया है अंडर सेक्शन 6, जहां हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन से पहले उनका अपना क्या रूल होना चाहिए ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न हो सके। ये उनका इंटरनल रूल होता है। बट जो भी रिक्वायरमेंट सेक्शन 6 में दिया हुआ है उन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है अपने रूल में, अदरवाइज ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म में साथ में देना होता है पर्टिकुलर डिटेल्स, जिसमें सब्सक्राइबर के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, उसका नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। 2001 में इसे शामिल किया गया है कि यदि कोई ट्रेड यूनियन केवल वर्कमैन का है तो उस कंडीशन में जो पर्टिकुलर डिटेल्स दिया जाएगा दैट इज नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ वर्क प्लेस। अब उस पर्टिकुलर फॉर्म में हम लोग ट्रेड यूनियन के नेम एंड एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, इसके बारे में आपको डिटेल्स देना होगा। प्लस किसी भी ट्रेड यूनियन में 3 तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर, सेकेंड ऑफिस बियरर एंड थर्ड मेंबर जो कि जनरल मेंबर है। तो इस वाले फॉर्म में ऑफिस बियरर का पर्टिकुलर्स भी डालना होगा कि किस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं, टाइटल क्या है, उनका नाम क्या है, एज क्या है, उनका एड्रेस क्या है और एक्चुअली में उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारी चीज एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रजिस्ट्रार को सबमिट किया जाएगा। इसके बाद सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 कहता है कि यदि कोई ट्रेड यूनियन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और वो भी 1 साल से ज्यादा अगर हो चुका है, इस कंडीशन में एप्लीकेशन तो देना ही रजिस्ट्रार को, बट साथ में आपको एक जनरल स्टेटमेंट देना होगा अबाउट असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन, कि अब तक उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन की पिछले 1 साल में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, अगर वो लगभग 1 साल का हुआ है तो। अदरवाइज वो जब से एस्टेब्लिश है तब से उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज बतानी होगी। और इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स दिया हुआ है सेक्शन 13 में, जहां पर आपको पता चलेगा कि एक ट्रेड यूनियन के पास क्या क्या होता है, और उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन एक लीगल पर्सन के रूप में काम करता है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 में बेसिकली दिया हुआ है उन रूल्स के बारे में जिस रूल्स को इनकॉर्पोरेट करना है अपने ट्रेड यूनियन के रूल्स में। ये रूल लगभग 12 रूल्स है जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट आपको ये कहता है कि ये मैंडेटरी कंडीशन है किसी भी ट्रेड यूनियन के लिए कि उसमें एग्जीक्यूटिव कंस्टिट्यूटेड हो, प्लस उस ट्रेड यूनियन का अपना रूल्स हो, और ये रूल्स हो सकता है रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन, उनके मेंबर के बीच में क्या रिलेशन है इसको लेकर के,
या मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है उस चीज़ को लेकर के, और इनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करेगा, ये सारी बातें दी हुई होती है रूल में। अब देखते हैं रूल में क्या क्या आपका होता है। फर्स्ट, उस ट्रेड यूनियन का नाम होता है। सेकेंड, उस ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्ट होता है कि किस कारण से ट्रेड यूनियन फॉर्म किया गया है। थर्ड, उस ट्रेड यूनियन के पास जो भी फंड है उस फंड के बारे में डिटेल्स देना होता है और ये बताना होता है कि वो फंड लॉफुली यूज किया जा रहा है। इस फंड के बारे में कि कहाँ एक ट्रेड यूनियन इस फंड का यूज कर सकती है, इन डिटेल्स सेक्शन 15 में दिया हुआ है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग सेक्शन 15 की चर्चा करेंगे। देन उसके बाद इसमें देना होता है लिस्ट ऑफ द मेंबर्स, और इसके इंस्पेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट व्यवस्था करनी होती है ताकि मेंबर्स या ऑफिस बियरर इन लिस्ट को देख सके और जान सके मेंबर्स के बारे में। देन इसमें देना होता है कि ट्रेड यूनियन के अंदर जो दो तरह के मेंबर का एडमिशन होगा, दैट इज ऑर्डिनरी मेंबर और ऑनररी मेंबर, इनके एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, बिकॉज यही ऑर्डिनरी मेंबर वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, या तो इंगेज होते हैं या एम्प्लॉयड आपको होते हैं। ऑनररी और टेम्पररी मेंबर वो मेंबर होते हैं जो बाद में ऑफिसर बियरर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं, और इसके बारे में चर्चा किया गया है सेक्शन 22 में। देन 2001 में इसमें अमेंडमेंट आया था रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि किसी भी ट्रेड यूनियन के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए। इसमें बताया गया है इट शुड नॉट बी लेस देन इन द केस ऑफ रूरल वर्कर, अगर है तो ₹1 कम से कम होना चाहिए। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जा रही है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फी ₹3 होगा। यदि कोई और वर्कर है तो उनको ₹12 पर एनम पे करना होगा एज अ सब्सक्रिप्शन के रूप में। देन इस रूल में आपको स्पेसिफाई करना होगा उन कंडीशंस के बारे में जिसमें मेंशन होता है एंटाइटलमेंट फॉर अश्योर्ड बेनिफिट, या किसी मेंबर को फाइन जो लगेगा उसके बारे में, या फॉर फीचर दैट इज पनिशमेंट जो दिया जाएगा, इसका क्या कंडीशन होगा इसके बारे में रूल में बताना होता है। देन इस रूल बुक में बताना होता है कि यदि किसी भी रूल में किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना है या उसे जो है रिसेंट करना है या फिर वेरिट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या मैनर होगा, इसके बारे में स्पेसिफाई करना होता है। देन इस रूल बुक में बताना होता है कि व्हाट शुड बी द मैनर ऑफ इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड ऑफिस बियरर। देन जो भी इलेक्शन होता है एग्जीक्यूटिव मेंबर का या ऑफिस बियरर का, इसका अपना एक टाइम लिमिट होता है एंड दैट इज मैक्सिमम 3 इयर्स। तो इस चीज के बारे में भी मेंशन करना होगा, और ये इनकॉर्पोरेट किया गया था इसमें 2001 में। फंड के बारे में ऑलरेडी पहले चर्चा किया जा चुका है कि फंड जिस लीगल मींस से खर्च किया जाएगा उसके बारे में ब्यौरा तो देना ही है, साथ में इस फंड के रिगार्डिंग सेफ कस्टडी, एनुअल ऑडिट और अप्रोप्रिएट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी ताकि मेंबर्स या ऑफिस बियरर इसके अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सके। और लास्ट में देना होगा द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन कैन बी डिसॉल्व। तो ये था सेक्शन 6 में जो एक ट्रेड यूनियन को अपने रूल में मेंशन करना होता है, और इस रूल के साथ एप्लीकेशन फॉर्म एंड पर्टिकुलर डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है। इससे आगे का प्रोविजंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स अ लॉट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।